हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 ये पुरानी वाली बुक में है और नई वाली बुक में वो एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि नई वाली बुक में सिलेबस कट गया है। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि ये मैं पुरानी वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 1-2 साल पहले की जो पुरानी बुक थी मैथ्स की, उससे पढ़ा रहा हूँ। तो उस सिलेबस में और आज के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसके पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था क्लास 10th में, जो कि था यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड जिसकी हेल्प से हम किन्हीं दो संख्याओं के HCF को निकालते हैं, तो वो वाला टॉपिक आज के नई बुक में नहीं है। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज से वो आपके नई बुक में मिलेगा। तो नई बुक में ये एक्सरसाइज 1.1 है और पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो आज हम इस पे डिस्कस करते हैं, यानी कि 1.2 एक्सरसाइज को करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकें। तो आज इसी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास 10th मैथ्स NCERT के हम टोटल सिलेबस को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हमसे मैथ्स पढ़ें और अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की बेहतरीन ढंग से तैयारी करें मैथ्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो हमें आज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि गणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या टॉपिक होगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस पर हम बात करते हैं, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन कौन सा? प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। एक प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और दूसरा कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने उस टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। वो क्या है, क्या कहता है वो, उसका यूज क्या है। तो उसका जो यूज होगा वो LCM और HCF निकालने में ही किया जाएगा। जिस प्रकार से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके HCF निकाल लेते, उसी प्रकार से बाई फैक्टराइजेशन मेथड आप LCM निकाल सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अभाज्य संख्या बात करते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखिए, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी कि या ऐसे भी कह सकते हैं, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन। सिर्फ वो दो नंबर से कटे, यानी कि उसके सिर्फ दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, एक 1 हो और दूसरा वही खुद नंबर हो। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि एक से बड़ी वह संख्या जो, एक से बड़ी वह संख्या जो, और एक से बड़ी वह संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि, और वैसे आप सभी जानते हैं कि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो अगर मैं एक को निकाल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो स्वयं से कटती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पर याद रहे 1 को हमने साइड में कर दिया है, यानी कि तो कितनी संख्याएं बची जो उसको काट सकती, सिर्फ एक और वही खुद। तो इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख देंगे, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड itself इज प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक से बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है,
ऐसे सिर्फ अपने आप से कटे या एक से कटे, एक को ध्यान नहीं देना, एक से सब कट जाते हैं, तो सिर्फ अपने आप से आप ध्यान दीजिए। 11 हो गया, उसके बाद 13 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि प्राइम नंबर। और दूसरा होता है दूसरा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे? भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो खुद से भी कटे, दूसरों से भी कट जाए, एक से भी कटे, यानी कि जिसके कम से कम कितने फैक्टर हो, एक के लेके, जिसको एक को लेके कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी कि 3 संख्या से वो कम से कम कटे, खुद से कट जाए, दूसरों से भी कटे और एक से भी कटे। ठीक, यानी कि या इसको ऐसे भी कह देंगे कि जो संख्या अभाज्य नहीं होती है, जो संख्या अभाज्य नहीं होती है, यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होती है वो कंपोजिट नंबर होती है, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, संख्याओं से विभाज्य हो, जिसमें एक को भी लिया गया है, एक को भी शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया, एक को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि एक को लेके उसके कितने गुणनखंड हों, कोई भी संख्या जितने संख्याओं से कटती है उतने उसके गुणनखंड होते हैं। अगर कोई संख्या 4 से कटती, जैसे हमने बोला कि जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका 4 हो जाएगा, तो 4 देखिए कितने कितने संख्याओं से कट रहा है, इसके 3 गुणनखंड कम से कम होने चाहिए, यानी कि ये कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 स्वयं हो गया। तो कितने नंबर से ये कट रहा है? 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा। तो जितने नंबर से कटता है कोई भी संख्या वो नंबर उसके गुणनखंड कहलाते हैं। इसका मतलब है इस 4 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब है 1 2 4, 1 2 4 संख्या 4 के गुणनखंड हैं, यानी कि फैक्टर है। गुणनखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैक्टर है। तो समझने की बात है यहाँ पे। इसको इसी परिभाषा को प्राइम नंबर के और कंपोजिट नंबर के इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके 2 सिर्फ कितने गुणनखंड हो? 2, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा वही नंबर। तो जब किसी भी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं जिसमें 1 होता है और खुद वही नंबर होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, जिसमें 1 हो और वो नंबर खुद हो और कोई भी और भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि 3 या 3 से अधिक हो। 3 ही फैक्टर जरूरी नहीं है, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे 12 एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 12। तो 12 के देखिए 3 या 3 से अधिक फैक्टर होंगे। देखिए कैसे, 12 1 से कटा, 12 2 से कटा, 12 3 से कटा, 12 4 से कटा, 12 6 से कट जाएगा और 12 12 से कट जाएगा। तो 12 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, 3 से अधिक है ना, हमने बोला ना 3 या 3 से अधिक। देखिए यहाँ पे लिखा है जो संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, यानी कि जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, वो संख्या एक भाज्य संख्या कहलाती है। 3 से कम नहीं होने चाहिए। 3 से कम अगर हुआ एक को लेके तब तो समझ लो मैटर खराब है, तब वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य नहीं होगी। अब बात करते हैं गुणनखंड की, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को बोलते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड आप बचपन से मतलब
लगभग आप जो है चौथी तीसरी क्लास में जब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया गया था तब से आप करते चले आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे अब आप समझने की कोशिश करिए, गुणनखंड दो प्रकार का होता है। एक में सिर्फ गुणनखंड कह दिया जाएगा और एक में कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड अगर बोला जा रहा है, अगर सिर्फ गुणनखंड बोला जा रहा है तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से काट दीजिए, अगर वो उससे कट रहा है तो। पर अगर कह दिया जाएगा अभाज्य गुणनखंड तो आपको उस नंबर को ऐसे ऐसे नंबर से काटना है जो एक अभाज्य संख्या हो, जो एक प्राइम नंबर हो। तो गुणनखंड अगर बोला जाए तो दो बातें छिपी हुई होती हैं। एक तो सिर्फ गुणनखंड, यानी कि सिर्फ फैक्टर बोल सकते हैं, और एक बोल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि गुणनखंड निकालिए, तब आप किसी भी नंबर को चाहे जिस नंबर से काट दीजिए, अगर वो उससे कटने वाला नंबर है तो। पर अगर आपसे कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो आपको सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही उस नंबर को काटना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। जैसे मैं अगर बोलूँ 4 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 4 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, यानी कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। तो 4 को ऐसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। तो 4 को काटेंगे 2 से, 2 2 1, तो 4 के जो गुणनखंड आए वो आ गए 2 गुणे 2। तो 2 देखिए प्राइम नंबर है, ये भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। पर अगर आपसे सिर्फ इतना कह देते कि 4 के गुणनखंड निकालिए, तो 4 के गुणनखंड तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपसे कहते 4 के गुणनखंड करो, यानी कि फैक्टराइजेशन करना 4 का, सिर्फ फैक्टराइजेशन अगर बोल दिया जाएगा तो चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन निकाल देते, तो इस 4 को आप 4 से भी काट सकते थे। तो 4 1 के 4, तो इसको लिख देते 4 गुणे 1। पर ये प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो ये है कहने का मतलब। अब देखिए, तो मतलब किसी भी संख्या के दो प्रकार से आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? एक आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, दूसरा आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे 12 की बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12, यहाँ पे कर देते हैं 12। तो 12 का गुणनखंड, अब देखिए 12 को आप 4 गुणे 4 से काट देंगे 3 जाएगा, 3 से कट गया 1 आ जाएगा। तो आप 12 को लिख देंगे 4 गुणे 3। तो ये सिर्फ गुणनखंड है, ये इसका फैक्टराइजेशन है। पर अगर 12 को आप ना 2 से काटेंगे 6 गया, फिर 2 से काट दिए 3 आ गया, फिर 3 से काट दिए 1 आ गया। तो 12 को आप इस तरीके से फैक्टराइज किए, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 देखिए प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है। तो ये वाली जो चीज़ है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड अलग होगा, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से काटने हैं, और गुणनखंड में किसी भी संख्या से काट दीजिए, चाहे वो अभाज्य हो चाहे ना हो। आप इस बात को भी ध्यान दिए रहने। अब आपको टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात करते हैं उस पर, वो क्या है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इतनी बात की अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको वो टॉपिक समझने में ज़्यादा समस्या ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही बस, और कुछ नहीं है। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही है आपका प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, क्या है स्टेटमेंट, उसके बाद उसको और भी बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड भी लिख सकते हो, कैन बी रिटन एज भी लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसके बाद लिखा गया है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur, देखिए कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी भाज्य संख्या को हिंदी में भी लिख देते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है, जहाँ उनका क्रम मतलब जो अभाज्य संख्याएं आई हैं उनका क्रम, अभाज्य संख्याओं का क्रम, अभाज्य संख्याओं का क्रम कोई भी मैटर नहीं करता है। यानी कि आप क्रम को चाहे जो कर दीजिए और वह यूनिक होता है। और यहाँ पे लिखेंगे, एक बात छूट रहा है, और वह अद्वितीय होता है। यूनिक होने का मतलब ये है कि जैसे आपकी क्लास में टोटल 70 स्टूडेंट हैं और किसी नंबर को फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया जाए, प्राइम फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया जाए, तो 70 के 70 जो बच्चे होंगे वो उनका जो आंसर होगा उस फैक्टराइजेशन का वो सेम होगा। बस क्या है कि उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम नहीं होगा, हो सकता है उनका ऑर्डर सेम ना हो। यानी कि कोई 2 पहले लिख दिया हो 5 बाद में लिखा हो, कोई 5 पहले लिख दिया हो 2 बाद में लिखा हो, या कोई 3 पहले लिख दिया हो 5 बाद में लिखा हो। यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो
जो है वो अलग अलग हो सकता है, पर उनका जो रिजल्ट होगा, जो उस फैक्टराइजेशन में आने वाले जो अंक होंगे वो सेम होगा सबका, इसलिए उसका नाम है यूनिक। ऐसा नहीं कि आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट का कुछ 3 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 3 स्टूडेंट ऐसे हैं उनका 3 और 5 आया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो यूनिक होगा। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, उस मतलब किसी भी, देखिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वो जो गुणनखंड होगा वो एक यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। उस वहाँ पे जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, कोई भी मैटर नहीं करेगा। आप ऑर्डर कुछ भी ले लीजिए पर वो यूनिक होगा। ठीक, ये यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि सभी स्टूडेंट के द्वारा सेम फैक्टराइजेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि राम ने दूसरा फैक्टराइजेशन किया, श्याम ने दूसरा किया, रोहित ने दूसरा किया, सबका सेम होगा, बस वहाँ पे ऑर्डर सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, वहाँ पे जो ऑर्डर है उसको वहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 ले लिया, 20 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 20 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, कई सारे इसके गुणनखंड है। तो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम इसके निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 20 को काट दीजिए, 2 से कट गया, अभाज्य संख्या से काटना है, ऐसा नहीं कि इसको 10 से काट दीजिए, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये है 2 गुणे 2 गुणे में कितना 5। देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर इसमें इंक्लूड हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो इस 20 को ऐसे लिख दिया, मान लीजिए अदर स्टूडेंट है जो 20 को ऐसे लिख दिया, वो पहले 5 से काट दिया, फिर 2 लाया, फिर 2 लेके आया। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्राइम नंबर आए हुए हैं वही इसमें भी है, वही इसमें भी है। तो देखिए 2 5 इसमें आया था, 2 और 5 इसमें आया था, 2 बार 2 5 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये यूनिक हुआ ना, सब उन दोनों का सेम हो गया। बस क्या है कि ऑर्डर आगे पीछे, तो ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। इन्होंने इसमें एक बात और आगे कही कि अगर आपको ऑर्डर भी सेम रखना है तो आप उस प्राइम नंबर्स को जो फैक्टराइजेशन में शामिल हुए हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर आप कर देते हैं तो ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अगर ऑर्डर सेम करना है, यहाँ लिख देंगे ऑर्डर सेम करने के लिए फैक्टराइजेशन को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका 36 का करना हो तो 36 का कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने इसको सबसे पहले जो है 9 से काट नहीं सकते, याद रखे ना, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसको जो है काट देते हैं 3 से। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया। अब फिर से अब 2 से काट दिया, 2 छक 12, अब 3 से काट दिया, 2 3 दूनी से, अब 2 से काट दिया, ये आ गया 1। तो 36 के जो गुणनखंड आए वो कौन कौन आए, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब कोई स्टूडेंट ऐसा आया जो पहले 2 से काट दिया, अब इसी 36 को कोई स्टूडेंट ऐसा हुआ दूसरा आया जो 36 के अभाज्य गुणनखंड को काट दिया, किससे, पहले 2 से काट दिया तो 18 आ गया, फिर 2 से काट दिया 9 आ गया, फिर 3 से काट दिया 3 आ गया, फिर 3 1 3। तो 36 को इसने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 36 को वो इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो देखिए वही नंबर आना चाहिए, 2 बार 2, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 3। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टराइजेशन आएगा उसमें जो डिजिट शामिल होंगे मल्टीप्लाई में वो सेम होगा, यूनिक होगा, किसी का भी अलग नहीं आएगा, बस उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अगर आपको जल्दी से बताना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा, तो आप अपने शब्दों में कह सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को
उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा, यानी कि उनके संख्याओं के क्रम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उनका जो गुणनफल होगा, उनका जो फैक्टराइजेशन का जो तरीका होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, सभी स्टूडेंट का सेम आएगा, सभी लोगों का सेम आएगा। आप इतने कम शब्दों में इसको आप कह सकते हैं। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा उन्होंने जो है और भी अच्छे से कह दिया। अब मान लीजिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के पावर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा, फैक्टराइजेशन आप यानी कि एनी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी आप कह सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आपका यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब यहाँ से आप जो है हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको अगर चाहें तो आप प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ही था, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद जो है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। निकालने में इसका यूज़ करते हैं ना कि ये वाली जो थ्योरम है, और आपकी किताब में ये थ्योरम है 1.1, यहाँ पे लिख देते हैं, ये थ्योरम है 1.1। ये 1.1 थ्योरम है, इसकी हेल्प से आप एलसीएम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को इसकी सहायता से कैसे निकालते हैं। इसके पहले आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना सीखा था। तो अब डिस्कस करते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। To find LCM, HCF and LCM by the help of prime factorization। ये थ्योरम सिर्फ यही बताने के लिए है ही कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, उसका अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। आप इतना भी कह देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मासा यानी कि एचसीएफ व लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। तो आपने इस चीज़ को हालांकि पहले भी पढ़ा है, पर पहले जो पढ़ा है और अब जो पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, तो इसका मतलब होता है एचसीएफ का यही मतलब होता है। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम। ठीक, अब ध्यान से देखिए कैसे इसको निकालेंगे। इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ले करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, फॉर एचसीएफ आपको करना ये है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, और उसमें से आपको जो
लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर के प्रोडक्ट को आप सॉल्व कर दीजिए बस। यानी कि इसके लिए करना होगा प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, समझ में आएगा। हिंदी में इसी बात को लिखें तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल। यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे छोटा पावर होगा उनके गुणनफल को ही हम एचसीएफ कहते हैं। पावर का गुणनफल नहीं, वो पावर मतलब वहाँ से देख लेंगे कि किस पे पावर कम है तो उस वाले नंबर को आप उठाइए, उस वाले कॉमन फैक्टर को आप उठाइए पूरा पावर और बेस सहित, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। उसके बाद ध्यान से सुनिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, फॉर एलसीएम यानी कि लासा के लिए, तो लासा के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर कॉमन फैक्टर। अब ये सब सारी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, अभी इसको जब एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाली गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको जो है करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 96 और 96, जैसे मान लीजिए ये कहा गया आपसे कि 96 और 404 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। यानी कि 404 और 96 का मासा निकालिए और लासा निकालिए। तो कैसे करेंगे, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकाल देते हैं 404 को, कितने से कट जाएगा ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 1 को 2 0, 2 1 के 2। अब ये किससे कटेगा, 101 किससे कटता है, 101 मुझे लगता है किसी से भी नहीं कटेगा। तो 101 सिर्फ किससे कट जाएगा, 101 से कट जाएगा। ठीक, तो 101 से कट गया, 1 आ गया, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद निकालेंगे, इसका मतलब है कि 404 जो आया हुआ है वो आ गया है आपका 2 × 2 × 101। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी 404 को आप ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 2, पावर के फॉर्म में कर देंगे ना यहाँ पे। अभी इसके पहले बताया था कि भाज्य जो संख्याएं होती है उनको उनके गुणनखंडों के पावर के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो पावर के फॉर्म में लिख देंगे, गुणे 101 कितनी बार है, 1 बार है। अच्छा, अब इसी प्रकार से आप इसको काट दीजिए, 96 को काटेंगे, 2 से काट जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, उसके बाद 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा।
तो 96 जो आया हुआ है, तो 96 में आप देख पा रहे हैं कि जो 96 आया हुआ है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आया हुआ है। तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी लिखी जा सकती है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 5 और गुणे 3, गुणे में कितना कर देंगे? 3। अब ध्यान से सुनिए, अब एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए बताया था ना, ध्यान से देखिए। एचसीएफ के लिए क्या बोला हूँ? उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे छोटी घातों वाली। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में पाया जाता हो और उसमें जो सबसे छोटी घात वाली गुणनखंड होगी उनका गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में कौन है? जो दोनों में, देखिए 2 की पावर 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसमें छोटी पावर कौन है? एक ये कि ये। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 5 है, तो ये छोटा है। तो इसका मतलब आपको यही ये वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, 2 की पावर 2। या नहीं कि सिर्फ पावर को लेना, हमने बता दिया ना, सिर्फ पावर को नहीं, ये पूरा गुणनखंड के साथ लेना। उभयनिष्ठ गुणनखंड की पावर को देख के लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो छोटी पावर होगी उसका गुणनखंड करेंगे, मतलब उसका गुणनफल लेंगे। तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, कोई और मिल रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 यहाँ नहीं है, 101 यहाँ, 101 यहाँ नहीं है, तो अब कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका यही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, और जिसमें जो छोटी पावर थी वो 2 की पावर 2 थी, ना कि 5 थी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो कि आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो जो एचसीएफ निकल के आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? इसी का एलसीएम में क्या होगा ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़ी वाली घातों का गुणनफल, और साथ ही साथ यहाँ पे और लिखना भूल गए, उसके बाद जो नहीं मिल रहा वो भी, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो भी, यानी कि अदर को भी ले लेंगे यहाँ पे। एंड अदर फैक्टर which is not common, अन्य गुणनखंड भी जो कॉमन ना हो उनको भी लेना है। तो ध्यान से देखिए इसमें। अब इस सबसे पहले तो कॉमन वाले फोकस करिए। तो कॉमन वाले में 2 की पावर 1 2 है, 1 5 है, तो उसमें यहाँ पे क्या लिखा गया? मैक्सिमम पावर, यानी कि गुणनखंडों में बड़ी घात वाली। तो बड़ी घात कौन है? 2 की पावर 5 गुणे। अब 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है अन्य गुणनखंड भी जो कॉमन ना हो। तो कॉमन 3 नहीं है, फिर भी 3 को लिया जाएगा, और गुणे 101 कॉमन नहीं है, तो इसलिए 101 को भी लिया जाएगा। अब इन दोनों को जो गुणा करने पे आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, 2 की पावर 5 को लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो 64 गुणे 3 गुणे में 101 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? तो 3 चौक 12 के 2 और 3 छक 18 1 19, 192 गुणे 101 आ जाएगा। अब इसका गुणनफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। 101 गुणे 192, 2 0 2 9 0 9 1 0 1 2 9 3 9 1 19 392 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 19 392। अच्छा, कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है यहाँ पे। 96 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 96। गलत क्या है यार? कुछ मिस्टेक हो गया क्या गुणा करने में? 3 चौक 12 3 छक 18 1 19, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अच्छा यहाँ पे 32 ही आएगा, 64 नहीं आएगा। यहाँ पे ये गलत हो रहा था, यहाँ पे 32 आ जाएगा, 64 नहीं आ जाएगा। तो इसको सही से कर देंगे। 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 96 और 101। अब ये निकल जाएगा, सीधा कर देंगे। 96 का 1 में 96 के 6 हासिल 9 आ जाएगा। 96 का 0 में करेंगे 0, उसके बाद जो है हासिल 9 आ जाएगा। 96 के 96, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने देखा कि एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है और कॉमन वाले में जो बड़ी पावर है वो वाला फैक्टर लेना है, और जो अदर जो कॉमन नहीं है उन सब को लेके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि प्रोडक्ट निकाल लेना है। और जो एचसीएफ होता है उसमें जो कॉमन फैक्टर है वही सिर्फ लिया जाएगा, अदर कोई भी फैक्टर नहीं लिया जाएगा। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन, एलसीएम में कॉमन और अदर भी, पर एलसीएम में कॉमन वाले में बड़ी पावर वाले को, एचसीएफ में कॉमन वाले में छोटी पावर वालों को लिया जाएगा। ये यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की। एक और एग्जांपल ले लें या फिर इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही एक्सरसाइज में ही करवाएंगे। चलो क्वेश्चन के माध्यम से ही एक्सरसाइज में करवाते हैं। अब एक और इंट्रोडक्शन है, उस पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी। मान लीजिए आपको 2 संख्याएँ पता हो और एलसीएम पता हो या फिर कोई एक एचसीएफ पता हो, तो आप एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये भी एक फार्मूला है।
तो यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये भी आप एक फार्मूला इसको भी नोट कर लीजिए। क्या था फार्मूला? ये है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप हमेशा कभी भी अगर आप लासा और मासा गुणा कराएंगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रख लेना है। ठीक, अब इसको और भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे लिखेंगे लेट A एंड B टू पॉजिटिव इंटीजर्स if they are HCF, नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हिंदी में लिखेंगे कि माना A व B दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं। तो देन HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, आप ऐसे कर सकते हैं HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। यही मतलब निकल के आ रहा है, कुछ दूसरा इसका मतलब नहीं है। तो आप समझने की पूरी कोशिश करें, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि AB का मतलब ये हुआ कि पहले मतलब दोनों संख्याएं जो है उसका HCF और दोनों संख्याओं का LCM बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो अब इसमें क्या होगा ना कि आपको इसमें 4 अननोन चीज़ें हैं, एक HCF है, दूसरा LCM है, तीसरा पहला नंबर है, चौथा दूसरा नंबर है। इन चारों अननोन में से यानी कि अज्ञात हैं, इन चारों अज्ञातों में से 3 हमेशा दिया जाएगा, चौथा आप निकाल सकते हैं। अगर ये निकालना होगा तो इसको उधर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। ये निकालना होगा इसको उधर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। ये निकालना होगा इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। ये निकालना होगा इसको इधर कर दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। तो जिसमें निकालना है, जिस साइड का निकालना है, उसके बगल वाला जो मल्टीप्लाई है वो अगले वाले के साथ इंटू डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा आपको करना है। ठीक, तो ये भी एक तरीका है। एक चीज़ और एक इंट्रोडक्शन और है, और उसके बाद लास्ट इंट्रोडक्शन है। ये है कि अगर आपको कभी भी किसी संख्या के गुणनफल का इंड डिजिट या पावर वाली कोई संख्या होगी, अगर आपको अंत में 0 चाहिए, यानी कि इंड डिजिट 0, यानी कि अंतिम संख्या 0 होने के लिए क्या करेंगे? अंतिम संख्या 0 होने के लिए क्या करते हैं? तो सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी संख्या के मतलब कोई संख्या लिखी गई है पावर के फॉर्म में, उसका अंतिम डिजिट 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर देंगे कि उसका जो अंतिम डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट है, इंड डिजिट है, वो 0 हो जाएगा अगर वह संख्या 2 और 5 का फैक्टर है तो। यानी कि उसके फैक्टर में 2 और 5 अगर आएंगे, 2 और 5 का एक पेयर कम से कम आना चाहिए। तो एक पेयर अगर आएगा तो अंतिम एक अंक मतलब अंतिम में 1 0 आएगा। अगर 2 पेयर आएगा तो अंतिम में 2 0 आएगा। 3 पेयर आएगा तो अंतिम में 3 0 आएगा। तो यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे? दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का एक पेयर मतलब जोड़ा अवश्य आना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 2 आ जाए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 5 आ जाए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तो अंतिम डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अगर एक पेयर आएगा तो अंत में 1 0 आएगा, अगर 2 पेयर आएगा तो अंत में 2 0 आएगा, 3 पेयर आएगा तो अंत में 2 0 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे यदि
2 गुणे 5 का एक पेयर होगा तो अंत में एक जीरो होगा, एक जीरो। यदि 2 गुणे 5 का 2 पेयर आ गया तो अंत में 2 जीरो होगा। अगर 3 पेयर आ गया, यदि 2 गुणे 5 का 3 पेयर आ गया, 3 जोड़ा आ गया तो अंत में 3 जीरो आ जाएगा। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना पेयर आएगा अंत में उतना जीरो आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अंत में जीरो आएगा तब जब उस संख्या के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा आए। अब जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 50 गुणे 10। 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 500 हो गया। अब 500 में कितना जीरो आया है? 2 जीरो आया है। तो अगर 500 में 2 जीरो आया है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 2 और 5 के 2 पेयर बने होंगे। देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। देखिए कैसे, इसका गुणनखंड निकालेंगे ना, 500 का गुणनखंड निकालिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 2 1 के 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जीरो। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा ये, अब 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर से 5 से कट गया, 5 हम 25, फिर 5 1 के 5। तो आप देखिए 500 का जब आप अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया, फैक्टराइजेशन, तो हमने पाया कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 पेयर बनाइए 2 और 5 का। इस 2 को इस 5 को लेंगे के साथ में, 2 गुणे 5, ये दोनों साथ में हो गया, ये दोनों साथ में ले लेंगे, गुणे 2 गुणे 5, ये वाला 5, ये वाला 5 बच गया। हमने बताया था ना, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, 5 और 2 दोनों आई चाहिए। इस 5 के साथ कोई 2 नहीं है, इसके साथ के साथ कोई भी 2 नहीं है, इसलिए ये बच गया। तो देखिए 2 पेयर आ गए। टोटल कितने पेयर आए? 2 पेयर आ गए। तो यानी कि लास्ट में अगर 2 जीरो चाहिए तो 2 और 5 के 2 पेयर होने चाहिए। तो इससे ये पता चला कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो आएगा अगर उसमें 2 और 5 का पेयर आएगा तो, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल है, और अगर ये सवाल, चलिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो है 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। नहीं एग्जाम्पल, अच्छा इसमें पुरानी वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है और नई वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलिए हम पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए जो है एग्जाम्पल नंबर 5 है ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में यही है एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन में कहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n। आगे कह रहा है where n इज नेचुरल नंबर, where n इज नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट में से किसी भी कोई n की वैल्यू रख सकते हैं। चेक वेदर द एनी वैल्यू ऑफ n, चेक
check whether the any value of n for which int digit in 4 की पावर n for which 4 की पावर n इंट्स विथ 0, यानी कि मान लीजिए कि एक संख्या 4 की, हिंदी में इस बात को समझा देते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या जो 4 की पावर n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ऐसे कुछ होगा। तो आप बताइए कि क्या ये जो संख्या लिखी गई 4 की पावर n, ये कभी भी इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि जो लास्ट का जो अंक होगा वो 0 होगा क्या? आपको यही बताना है। तो चेक कर देते हैं, चेक करिए, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी होगा। तो 4 की पावर n में, तो 4 की पावर n यानी कि n की वैल्यू कितना रख दिए 1, तो 4 की पावर 1 4 के बराबर हुआ। 4 की पावर n में जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताइए n 4 की पावर 2 आ जाएगी, तो 4 की पावर 2 16 के बराबर होगा। 4 की पावर n में जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो इम्प्लाइड जो 4 की पावर 3 आ जाएगी, जो कि 64 होगा। तो इस तरीके से ये करते चले जाएंगे। तो आपका जो जवाब होगा आप देखेंगे कि कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर होगा देयर इज नो डिजिट विथ 0, या फिर ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेवर पॉसिबल इन द डिजिट इन 4 की पावर n इज 0, यानी कि 4 की पावर n में अंतिम अंक 0 कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है कभी? देखिए 4 की पावर n में कभी भी, जब 4 की पावर n में n की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे ना, देखिए यहाँ पे कभी 0 नहीं आ रहा है। 16 आ गया, 64 आ गया, ऐसे कुछ और आएगा पर 0 नहीं आएगा लास्ट में। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पे 4 है एंड में, ऐसे ही 0 कभी भी नहीं आएगा, यानी कि 0 कभी नहीं आ सकता। उसका कारण है क्योंकि 4 की पावर n का जब फैक्टराइजेशन किया गया ना, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 4 की पावर n को ऐसे लिख दीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख देंगे 2 गुणे 2 और इसकी पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 का जब फैक्टराइजेशन किए तो उसके फैक्टराइजेशन में, उसके आभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 गुणे 5 का कोई भी पेयर नहीं आया, जो कि यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 4 की पावर n के गुणनखंड में, गुणनखंड कहना गलत है, अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का कोई भी पेयर नहीं आएगा, और जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं आएगा तब तक उसके इंड डिजिट 0 हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे वही कह रहा था कि क्या अभी कैसा कभी भी पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। अंतिम अंक 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का कोई भी पेयर नहीं आया, इसलिए जो है वो 0 से इंड कभी हो ही नहीं सकता। तो इतनी जानकारी के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम उस पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि ओल्ड बुक में है, और एक्सरसाइज 1.1 जो कि पुरानी बुक में है, नई बुक में है, उसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। हमारा अगला लेक्चर होगा। तो इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में कोई भी तकलीफ ना हो और आराम से आप क्वेश्चन को कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।